तालियों के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी से सविनय निवेदन करें कि आप उपस्थित सभी को संबोधित कर मार्गदर्शन दें। गुजरात के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान भूपेंद्र भाई पटेल भारत में जापान के राजदूत श्रीमान केइची ओनो-सान, सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन के प्रेसिडेंट तोशिहिरो सुजुकी-सान, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के एमडी हिताशी ताकेउची-सान, चेयरमैन आरसी भार्गव, हंसलपुर प्लांट के सभी कर्मचारी, अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, गणेश उत्सव के इस उल्लास में आज भारत की मेक इन इंडिया इस यात्रा में एक नया अध्याय जुड़ रहा है। ये मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड हमारे उस लक्ष्य की तरफ एक बड़ी छलांग है। आज से भारत में बने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स 100 देशों को एक्सपोर्ट किए जाएंगे। साथ ही आज हाइब्रिड बैटरी इलेक्ट्रोड मैन्युफैक्चरिंग भी स्टार्ट हो रही है। आज का ये दिन भारत और जापान की फ्रेंडशिप को भी नया आयाम दे रहा है। मैं सभी देशवासियों को, जापान को, सुजुकी कंपनी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। एक प्रकार से टीन एज का आरंभ होता है और टीन एज पंख फैलाने का कालखंड होता है, सपनों की उड़ान भरने का कालखंड होता है और टीन एज में ढेर सारे ख्वाब उभरते हैं। एक प्रकार से पैर जमीन पे नहीं होते हैं टीन एज में। मुझे खुशी है कि आज मारुति टीन एज में एंटर कर रहा है। गुजरात का मारुति का टीन एज में प्रवेश यानी आने वाले दिनों में मारुति एक नए पंख फैलाएगा, नए उमंग और उत्साह के साथ आगे बढ़ेगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। फ्रेंड्स, भारत की सक्सेस स्टोरी के बीज करीब करीब 13 साल पहले बोए गए थे। 2012 में जब मैं यहां का मुख्यमंत्री था, तब हमने मारुति सुजुकी को
हंसलपुर में जमीन अलॉट की थी। विजन उस समय भी आत्मनिर्भर भारत का था, मेक इन इंडिया का था। हमारे तब के प्रयास आज देश के संकल्पों को पूरा करने में इतनी बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। साथियों, मैं इस अवसर पर स्वर्गीय ओसामू सुजीकी-सान को हृदय से याद करना चाहूंगा। हमारी सरकार को उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित करने का सौभाग्य मिला था। मुझे खुशी है उन्होंने मारुति सुजुकी इंडिया का जो विजन देखा था, वो आज हम इसके इतने बड़े विस्तार के गवाह बन रहे हैं। साथियों, भारत के पास डेमोक्रेसी की शक्ति है और भारत के पास डेमोग्राफी का एडवांटेज है। हमारे पास स्किल्ड वर्कफोर्स का बहुत बड़ा पूल है, इसलिए कि हमारे हर पार्टनर के लिए विन विन सिचुएशन बनाता है। आज आप देखिए, सुजुकी जापान भारत में मैन्युफैक्चरिंग कर रही है और जो गाड़ियां बन रही है वो वापस जापान को एक्सपोर्ट की जा रही है। ये जापान और भारत के रिश्तों की मजबूती तो है ही, भारत को लेकर ग्लोबल कंपनियों के भरोसे को भी ये आपके सामने प्रस्तुत करता है। एक तरह से मारुति सुजुकी जैसी कंपनियां मेक इन इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बन चुकी है। लगातार 4 साल से मारुति भारत की सबसे बड़ी कार एक्सपोर्टर है। अब आज से ईवी एक्सपोर्ट को भी उसी स्केल पर ले जाने की शुरुआत हो रही है। अब दुनिया के दर्जनों देशों में जो ईवी चलेगी उसमें लिखा होगा मेड इन इंडिया। फ्रेंड्स, हम सब जानते हैं ईवी इकोसिस्टम का सबसे क्रिटिकल पार्ट बैटरी है। कुछ साल पहले तक भारत में बैटरी पूरी तरह इंपोर्ट होती थी। ईवी मैन्युफैक्चरिंग को मजबूती देने के लिए ये जरूरी था भारत बैटरीज का भी निर्माण करे। इसी विजन को लेकर 2017 में हमने यहां टीडीएसजी बैटरी प्लांट की नींव रखी थी। टीडीएसजी की ही नई पहल पर इस फैक्ट्री में 3 जापानी कंपनियां मिलकर भारत में पहली बार सेल मैन्युफैक्चर करेगी। भारत में बैटरी सेल के इलेक्ट्रोड भी लोकल लेवल पर तैयार होंगे। ये लोकलाइजेशन भारत की आत्मनिर्भरता को नई शक्ति देगा। इससे
हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के कारोबार में और तेज गति आएगी। मैं आपको इस ऐतिहासिक शुरुआत के लिए अपनी अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, कुछ साल पहले उस समय तक ईवी को केवल एक नए ऑल्टरनेट के तौर पर देखा जाता था, लेकिन मेरा मानना रहा है ईवी कई समस्याओं का ठोस समाधान है। इसलिए पिछले साल मैंने अपनी सिंगापुर विजिट के दौरान कहा था, हम अपनी पुरानी गाड़ियों को, पुरानी एम्बुलेंसेस को हाइब्रिड ईवी में बदल सकते हैं। मारुति सुजुकी ने इस चुनौती को स्वीकार किया और केवल 6 महीने में एक वर्किंग प्रोटोटाइप तैयार कर दिया। अभी मैंने वो हाइब्रिड एम्बुलेंस का प्रोटोटाइप देखा भी है। ये हाइब्रिड एम्बुलेंस पीएम ई ड्राइव स्कीम में पूरी तरह फिट बैठती है। लगभग 11,000 करोड़ रुपए की इस योजना में ई एम्बुलेंस के लिए भी बजट निर्धारित किया गया है। हाइब्रिड ईवी से पॉल्यूशन भी घटेगा और पुराने व्हीकल्स को ट्रांसफॉर्म करने का विकल्प भी मिलेगा। साथियों, क्लीन एनर्जी और क्लीन मोबिलिटी ये हमारा फ्यूचर है। ऐसे ही प्रयासों से भारत तेजी के साथ क्लीन एनर्जी और क्लीन मोबिलिटी का एक रिलायबल सेंटर बनेगा। साथियों, आज जब दुनिया सप्लाई चेन डिसरप्शन से जूझ रही है, ऐसे समय में लगता है कि भारत ने पिछले दशक में जो नीतियां बनाई वो देश के कितने काम आ रही है। 2014 में जब मुझे देश ने सेवा का अवसर दिया, उसके बाद से ही हमने इसकी तैयारी शुरू कर दी थी। हमने मेक इन इंडिया अभियान शुरू किया। ग्लोबल और डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स दोनों के लिए देश में अनुकूल वातावरण बनाया। भारत में मैन्युफैक्चरिंग एफिशिएंट और ग्लोबली कॉम्पिटिटिव हो, इसके लिए हम इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स बना रहे हैं। हम प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, लॉजिस्टिक पार्क्स बना रहे हैं। भारत कई सेक्टर्स में मैन्युफैक्चरर्स को प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव का बेनिफिट भी दे रहा है। साथियों, हमने कई बड़े रिफॉर्म्स के जरिए इन्वेस्टर्स की पुरानी कठिनाइयों को भी दूर किया। इससे इन्वेस्टर्स के लिए इंडियन मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्ट करना आसान हुआ है। इसके परिणाम हमारे सामने हैं। इसी दशक में इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन लगभग 500% बढ़ा है। मोबाइल फोन प्रोडक्शन 2014 की तुलना में 2700% तक बढ़ गया है। डिफेंस प्रोडक्शन में भी पिछले दशक में
200% से भी ज्यादा की वृद्धि हुई है। ये सक्सेस आज भारत के सभी राज्यों को, हर एक राज्य को भी मोटिवेट कर रही है। उनके बीच रिफॉर्म्स को लेकर, इन्वेस्टमेंट को लेकर एक हेल्दी कंपटीशन शुरू हुआ है, जिसका लाभ पूरे देश को मिल रहा है। और मैंने हर मीटिंग में, व्यक्तिगत बातचीत में और सार्वजनिक रूप से सभी राज्यों को कहता रहा हूं कि हमें प्रोएक्टिव होना होगा, हमें प्रो डेवलपमेंट पॉलिसीज बनानी होगी, हमें सिंगल विंडो क्लियरेंस पर बल देना होगा, कानूनों में रिफॉर्म्स को बल देना होगा। और ये कंपटीशन का जमाना है। जो राज्य जितनी तेजी से अपनी पॉलिसीज को नीट एंड क्लीन रखता है, इफ्स एंड बट्स के बिना रखता है, तो इन्वेस्टर का विश्वास बढ़ता है। इन्वेस्टर आने के लिए हिम्मत के साथ आता है। आज पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है। ऐसे में कोई राज्य पीछे नहीं रहना चाहिए। हर राज्य ने अवसर लेना चाहिए। ऐसे कॉम्पिटिशन होगा हिंदुस्तान में आने वाले इन्वेस्टर को सोचने में तकलीफ हो कि मैं इस राज्य में जाऊं कि उस राज्य में जाऊं। इतना क्लियर कट होना चाहिए कंपटीशन। इससे देश को लाभ होने वाला है। और इसलिए मैं सभी राज्यों को निमंत्रण देता हूं कि आइए, रिफॉर्म की स्पर्धा करें, गुड गवर्नेंस की स्पर्धा करें, प्रो डेवलपमेंट पॉलिसी की स्पर्धा करें और हम 2047 विकसित भारत बनाने के लक्ष्य को तेज गति से पार करने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। फ्रेंड्स, भारत यहीं पर रुकने वाला नहीं है। जिन सेक्टर्स में हमने बेहतर परफॉर्म किया है, हमें उनमें और बेहतर करना है। इसके लिए हम मिशन मैन्युफैक्चरिंग पर जोर दे रहे हैं। आने वाले समय में हमारा फोकस फ्यूचरिस्टिक इंडस्ट्री पर होगा। सेमीकंडक्टर सेक्टर में भारत टेक ऑफ कर रहा है। देश में इसके 6 प्लांट्स तैयार होने वाले हैं। हमें सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग और आगे लेकर जाना है। साथियों, भारत सरकार ऑटो इंडस्ट्री के लिए रेयर अर्थ मैग्नेट की शॉर्टेज से जुड़ी कठिनाइयों के प्रति भी सजग है। इस दिशा में देश के सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए हमने नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन भी लॉन्च किया है। इसके तहत देश में अलग अलग जगहों पर 1200 से अधिक खोजी अभियान चलाए जाएंगे। क्रिटिकल मिनरल्स को तलाशा जाएगा। साथियों, अगले सप्ताह ही मैं जापान जा रहा हूं। भारत और जापान का रिश्ता केवल डिप्लोमेटिक रिलेशन से कहीं ऊपर सांस्कृतिक और भरोसे का रिश्ता है। हम एक दूसरे की प्रगति में अपनी प्रगति देखते हैं। मारुति सुजुकी के साथ हमने जो जर्नी शुरू की थी, वो अब बुलेट ट्रेन की स्पीड तक पहुंच चुकी है। भारत जापान पार्टनरशिप की
औद्योगिक संभावनाओं को साकार करने की बड़ी पहल यहीं गुजरात से हुई थी। मुझे याद है हमने 20 साल पहले जब वाइब्रेंट गुजरात समिट शुरू की थी तो उसमें जापान एक प्रमुख सहयोगी था। आप विचार कीजिए, एक डेवलपिंग कंट्रीज का एक छोटा सा स्टेट, उसका इन्वेस्टमेंट समिट और जापान जैसा डेवलप कंट्री उसका पार्टनर हो, ये दिखाता है कि भारत और जापान की नींव कितनी मजबूत है। और मैं आज जब ये वाइब्रेंट गुजरात की यात्रा की याद कर रहा हूं, तब मेरे मित्र यहां बैठे हैं, वो पहले भारत में एम्बेसडर हुआ करते थे 2003 में। आज वो भी यहां मौजूद है। अब वो रिटायर्ड हो गए हैं, लेकिन उनका भारत प्रेम, गुजरात प्रेम वैसा का वैसा है। मैं उनका भी स्वागत करता हूं। गुजरात के लोगों ने भी जापान के लोगों का उतना ही आत्मीयता से ख्याल रखा। हमने इंडस्ट्री से जुड़े रूल्स एंड रेगुलेशंस जापानी भाषा में प्रिंट करवा कर दिए। जब मैं गुजरात में था, हर छोटी चीज पर मैं ध्यान रखता था। इवन मेरा जो विजिटिंग कार्ड होता था ना, वो भी मैं जापानी में बनाता था। जो वीडियोज बनाते थे हम प्रमोशनल, वो वीडियो को भी है जापानी भाषा में डबिंग करवाता था। यानी मुझे मालूम था कि मुझे इस रास्ते पर बड़ी मजबूती से आगे बढ़ना है। और मैं सभी राज्यों को कहता हूं, आसमान खुला है भैया, आप भी मेहनत करो, आओ मैदान में, बहुत फायदा होगा। मुझे याद है शुरू में जब जापान के हमारे साथी आते थे तो मैं नया नया उनकी निकटता मेरी बढ़ती चली जा रही थी, तो उनकी हर चीज को मैं समझ पाता था। मैंने देखा है कि जापानी लोगों का एक नेचर है कि उनको अपना जो कल्चरल इकोसिस्टम है वो उनकी पहली प्राथमिकता होता है। उसमें जापानी फूड चाहिए। ये जैसे गुजरात के लोग हैं ना, उनका भी ऐसा ही है। वे गुजरात में कहीं शनि, सैटरडे, संडे को कहीं न कहीं रेस्टोरेंट में खाने की आदी है, तो वहां जाएंगे तो मैक्सिकन फूड मांगेंगे, इटालियन फूड मांगेंगे। लेकिन गुजरात के बाहर कहीं जाएंगे तो गुजराती फूड खोजते रहते हैं। मैंने देखा जापान के लोगों का भी ये स्वभाव है, और इसलिए मैंने यहां जापानी क्विजिन की व्यवस्था कराई। मैंने उसकी एक होटल चेन को बुलाया। मुझे पता है, बाद में मुझे बताया गया कि भाई जापान के लोग हैं, गोल्फ के बिना तो नहीं चल सकता। मैंने उसको भी प्राथमिकता दी और अपने जापानी साथियों को ध्यान में रखते हुए हमने, जो गुजरात में गोल्फ का नामो निशान नहीं था, 7-8 नए गोल्फ कोर्स डेवलप किए। देखिए, विकास करना है, इन्वेस्टमेंट लाना है, दुनिया को आकर्षित करना है, तो हर बारीकी पर देखना पड़ता है। और हमारे देश में कई राज्य हैं जो करते हैं। जो राज्य पीछे हैं, मेरा उनसे आग्रह है कि आप भी हर बारीकी को अवसर समझिए और विकास की नई दिशा पकड़िए। इतना ही नहीं साथियों, हमारे स्कूल में, हमारे कॉलेजेस में, हमारी यूनिवर्सिटी में बहुत बड़ी मात्रा में जापानी भाषा सिखाने को प्राथमिकता दी जा रही है। बहुत सारे जापानी भाषा सिखाने वाले टीचर्स आज गुजरात में भी है। कई स्कूलों में जापानी भाषा सिखाई जा रही है।
साथियों, हमारे इन प्रयासों से भारत जापान के बीच पीपल टू पीपल कनेक्ट बहुत बढ़ रहा है। स्किल और ह्यूमन रिसोर्स से जुड़ी एक दूसरे की जरूरतों को भी हम पूरा कर पा रहे हैं। मैं चाहूंगा मारुति सुजुकी जैसी कंपनियां भी इस तरह के प्रयासों का हिस्सा बने और यूथ एक्सचेंज जैसे प्रयासों को बढ़ाएं। साथियों, हमें इसी तरह आने वाले समय में सभी अहम क्षेत्रों में आगे बढ़ना है। मुझे भरोसा है हमारे आज के प्रयास 2047 के विकसित भारत की इमारत को नई बुलंदी तक लेकर जाएंगे और मुझे भरोसा है कि जापान इस लक्ष्य की प्राप्ति में हमारा भरोसामंद पार्टनर बनकर साथ चलता रहेगा। हमारी दोस्ती अटूट रहेगी और मैं तो कभी कभी कहता था कि जहां तक जापान और भारत का रिश्ता है, ये मेड फॉर ईच अदर वाला रिश्ता है। मैं आज विशेष रूप से मारुति को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और अभी तो ये टीन-एज की शुरुआत है। आपको पंख फैलाने हैं, नए सपने बुनने हैं। आपके संकल्पों के लिए, उसकी पूर्ति के लिए हम पूरी शक्ति से आपके साथ हैं। इसी विश्वास के साथ आत्मनिर्भर भारत के अभियान को हम सब आगे बढ़ाएं, वोकल फॉर लोकल बने, स्वदेशी ये हमारा जीवन मंत्र बनना चाहिए। दोस्तों, गर्व से स्वदेशी की तरफ चल पड़ो। और यहां जापान के द्वारा जो चीजें बन रही है ना, ये भी स्वदेशी है। मेरी स्वदेशी की व्याख्या बहुत सिंपल है। पैसा किसका लगता है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। वो डॉलर है, पाउंड है, वो करेंसी काली है, गोरी है, मुझे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो प्रोडक्शन है उसमें पसीना मेरे देशवासियों का होगा। पैसा किसी का, पसीना हमारा। जो प्रोडक्शन होगा उसमें महक मेरी देश की मिट्टी की होगी, मेरी भारत मां की होगी। इस भाव के साथ आप मेरे साथ चलिए दोस्तों। 2047 में हम ऐसा हिंदुस्तान बनाएंगे, आपकी आने वाली अनेक पीढ़ियां आपके इस त्याग का गर्व करेगी, आपके इस योगदान का गर्व करेगी। आपकी भावी पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के लिए, आत्मनिर्भर भारत के इस मंत्र के लिए, स्वदेशी के मार्ग के लिए मैं आज मेरे देशवासियों को निमंत्रण दे रहा हूं। मैं आपको निमंत्रण दे रहा हूं। आइए हम सब चल पड़े। 2047 विकसित भारत बना के रहेंगे। दुनिया की भलाई में भारत का योगदान बढ़ाते रहेंगे। इसी भावना के साथ आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। आपने न केवल गुजरात बल्कि पूरे भारत को मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड का मंत्र दिया है। आज का यह ऐतिहासिक दिन आपकी दूरदृष्टि का परिणाम है। थैंक यू।